Hello everyone and welcome to EduTap Himachal Pradesh Administrative Services YouTube channel, and today I'm here with the lecture number 2 of the Prayas Mains Answer Writing Session for Himachal Pradesh Administrative Services. दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एग्जाम के अंदर मेंस का जो हमारा पोर्शन है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आर एग्जामिनेशन, जहां पर सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम लोगों को आंसर करने होते हैं। और इस पूरे पैटर्न के अंदर अगर आप इस पैटर्न को जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है। इफ यू आर न्यू टू दिस पैटर्न तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे जो दो पहले पेपर्स होने वाले हैं, द पेपर 1 and 2, दीज विल बी द लैंग्वेज पेपर्स एज वी नो, राइट, इंग्लिश एंड हिंदी। देन कम्स योर पेपर नंबर 3 विच इज रिलेटेड टू द एसे, और देन हमारे 3 जीएस के पेपर्स होते हैं, पेपर 4, 5 and 6, एंड इन दीज जीएस पेपर्स ऑल द सब्जेक्ट्स ऑफ जीएस दे आर डिवाइडेड। और आज के सेशन में हम लोग जीएस 1 के पेपर को पिक कर रहे हैं, द जीएस 1 पेपर वेयर एन इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस पर्टिकुलर पार्ट इज जियोग्राफी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। और आज जो 3 क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए साथ डिस्कस करने जा रहा हूं, ये सारे जियोग्राफी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट से जुड़े हुए क्वेश्चंस हैं। अगर आपने इस सीरीज का फर्स्ट लेक्चर जो हमारा हुआ है लास्ट वेडनेसडे को, अगर उसको नहीं देखा है तो प्लीज एक बार जाके उस लेक्चर को भी देखिए, क्योंकि वहां पर हमने जीएस 2 के इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस किया था रिलेटेड टू द सब्जेक्ट ऑफ पॉलिटी। एंड नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द सब्जेक्ट्स ऑफ जियोग्राफी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। बिल्कुल जो हमारे हिमाचल प्रदेश का सिलेबस है, उस सिलेबस को ध्यान में रखते हुए हम क्वेश्चंस पिक करते हैं और आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करते हैं। एंड इन ऑल दीज 3 क्वेश्चंस हम ये देखते हैं कि क्या अप्रोच रहना चाहिए जब हम तैयारी कर रहे हैं हमारे जीएस पेपर्स के लिए। व्हाट आर ऑल द थिंग्स दैट वी हैव टू कीप इन माइंड बिफोर स्टार्टिंग टू राइट दीज आंसर्स फॉर जीएस पेपर्स, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले द लेक्चर नंबर 2 ऑफ आवर प्रयास आंसर राइटिंग सेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन हमारा पेपर जीएस 1 के यूनिट 2 सब यूनिट 2 से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, जो कि हमारा जियोग्राफी का सब यूनिट है। और इस यूनिट के अंदर हमें एक टॉपिक जो सिलेबस में मेंशन किया गया है वो है ह्यूमन एस्पेक्ट्स, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, अर्बन पॉपुलेशन एंड इंटरनल माइग्रेशन। सो माइग्रेशन से जुड़ा हुआ ये हमारा 4 मार्कर क्वेश्चंस इन 60 वर्ड्स वी हैव टू राइट आंसर फॉर दिस। क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाईलाइट द पुश फैक्टर्स। पुश फैक्टर्स हाईलाइट करने हैं रिस्पॉन्सिबल फॉर आउट माइग्रेशन फ्रॉम लोअर गंगा वैली। सो हमें क्वेश्चंस को अगर एक बार अगर हम समझ लेते हैं इन दीज 4 मार्कर क्वेश्चंस टू द पॉइंट, अगर आप आंसर देते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर बिना किसी लाग लपेट के, अगर आपको एग्जैक्ट आंसर पता है तो आंसर दे सकते हैं, क्योंकि यहां पर हमें पता है 4 मार्कर क्वेश्चंस में मोस्टली द क्वेश्चंस व्हिच आर आस्क्ड दे आर वेरी फैक्चुअल क्वेश्चन, जहां पर आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी कि बहुत ज्यादा आप लोगों को अपना व्यू पॉइंट क्या है, आर्ग्यूमेंट्स क्या है, वो सब देने की जरूरत नहीं होती है। फैक्चुअल काइंड ऑफ क्वेश्चन एंड स्पेशली फॉर द सब्जेक्ट ऑफ ज्योग्राफी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट बहुत स्कोरिंग भी हो सकते हैं। तो यहां पर अगर आप एक अच्छा आंसर लिख के आते हो तो आउट ऑफ दीज 4 मार्क्स यू कैन ऑल्सो स्कोर द मैक्सिमम मार्क्स 4 मार्क्स, ठीक है, अगर आपका आंसर बिल्कुल अच्छा है। तो क्वेश्चन में देखें, सबसे पहले हमने बोला है पुश फैक्टर्स हाईलाइट करने हैं, तो हमें पुश फैक्टर्स बताना पड़ेगा कि इनका मतलब क्या है। एक बहुत ही ब्रीफ इंट्रोडक्शन एक लाइन का मैंने यहां पर बता दिया। पुश फैक्टर्स रिजल्ट इन आउट माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम अ डिसएडवांटेजेस रीजन टू सम अदर प्लेस, कि किसी भी एक जगह को छोड़ करके लोग जब दूसरी जगह पर माइग्रेट करते हैं तो कुछ ऐसे कारण होते हैं जो कि उन्हें पुश करते हैं वो जगह छोड़ने के लिए। दीज फैक्टर्स दे आर फ्रॉम डिसएडवांटेजेस रीजन, जो आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं। अगर मैं कहूं कि इंडिया के अंदर से लोग जॉब्स ना मिलने के कारण दूसरे देशों में जाते हैं जॉब करने के लिए, तो ये इंडिया का एक पुश फैक्टर बनेगा। सिमिलरली देयर आर आल्सो पुल फैक्टर्स। ये हमारी ज्योग्राफी में हमने पढ़ा है कि कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो लोगों को अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ। जैसे कि अगर मैं कहूं कि अमेरिका के अंदर द लाइफस्टाइल इज वेरी गुड, द इनकम्स आर वेरी हाई, तो लोग वहां इसलिए जाते हैं इन सर्च ऑफ हाई इनकम्स, दैट इज अ पुल फैक्टर ऑफ अमेरिका। तो पुल एंड पुश फैक्टर्स, बोथ दीज फैक्टर्स कंबाइनिंग टुगेदर दे रिजल्ट इनटू माइग्रेशन। तो यहां पर लोअर गंगा वैली यानी कि कौन से स्टेट्स, उत्तर प्रदेश, बिहार और वेस्ट बंगाल, जहां पर गंगा रिवर फ्लो कर रही है, इन स्टेट्स के अंदर से क्यों लोग बाहर जाने को मजबूर है, वो फैक्टर्स बताने हैं। मैंने पहले पुश फैक्टर्स की डेफिनेशन दे दी, फिर मैंने बताया पुश फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर आउट माइग्रेशन फ्रॉम दीज स्टेट्स, मैंने स्टेट मेंशन कर दिए। और ये जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन में लोअर गंगा वैली मेंशन है, आपको एग्जामिनर को पहले बताना पड़ेगा कि लोअर गंगा वैली इज विच प्लेस, राइट, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, बिहार एंड वेस्ट बंगाल, सो दैट द नेक्स्ट फैक्टर्स जो आप बताने जाएंगे तो एग्जामिनर को पता रहे आप किस रीजन की बात कर रहे हैं। अगर यहां पर आप चाहें तो एक मैप भी बना सकते हैं, ऑल्दो इट इज नॉट वेरी नेसेसरी बिकॉज दीज आर 4 मार्कर क्वेश्चंस, जहां पर आप गंगा का जो लोअर कोर्स है उत्तर प्रदेश, बिहार एंड वेस्ट बंगाल का, उसको अगर आप शो कर सकते हैं तो वो और बेटर आपके आंसर में मदद करेगा। तो यहां पर मैंने फैक्टर्स देखो 5 फैक्टर्स यहां पर मेंशन कर दिए हैं। ऑल दीज फैक्टर्स रफली अबाउट 5 to 10 वर्ड्स आई एम यूजिंग इन दीज पर्टिकुलर 5 पॉइंट्स, और इस वजह से 60 वर्ड्स के अंदर हमारा आंसर जो है यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। मैंने फैक्टर्स क्या लिखे? मैंने बोला कि लैंड यूज इज डोमिनेटेड बाय एग्रीकल्चर एंड विच डज नॉट प्रोवाइड हाई इनकम। इस पूरे एरिया के अंदर ज्यादातर जो लोग हैं वो एग्रीकल्चर के ऊपर डायरेक्टली डिपेंडेंट है लाइवलीहुड के लिए, और इसकी वजह से इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी उतनी अच्छी नहीं है।
इनकम्स उतनी अच्छी जनरेट नहीं हो पाती हैं एग्रीकल्चर से। नेक्स्ट, इंडस्ट्रियलाइजेशन अच्छा नहीं है एंड देयरफॉर पीपल आर नॉट एबल टू गेट जॉब इन दी सेकेंडरी सेक्टर। इसके कारण अनएम्प्लॉयमेंट के रेट्स हाई हैं और लोगों की जो इनकम है, हाउस होल्ड इनकम है, वो बहुत कम है। एनुअल फ्लडिंग होती है इस रीजन में ड्यूरिंग मानसून रीजन। वी नो दैट ड्यूरिंग द मानसून, स्पेशली इन द मंथ्स ऑफ जुलाई, सितंबर एंड अगस्त, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर, जो हमारा नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट मानसून आता है, उसकी वजह से बहुत हैवी रेनफॉल होती है। रिवर्स लाइक गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज लाइक सोन, गंडक, कोसी, वहां पर वाटर लेवल बहुत हाई होता है और जो है फ्लड्स आते हैं। देयरफॉर एनुअल फ्लडिंग हो रही है इस रीजन में, इसके कारण भी लोग अपनी जगह छोड़ने को मजबूर हैं। देन कम्स प्रेवलेंस ऑफ इन्फेक्शियस डिजीजेस बिकॉज इन दिस एंटायर रीजन इज वेरी ह्यूमिड एंड एक्सपीरियंसेस वेरी हॉट समर्स। और उस टाइम पर हमारी मलेरिया, डेंगू, एंसेफेलाइटिस, ये सारे जो डिजीजेज हैं बहुत ज्यादा डोमिनेंट रहेंगी। एंड फाइनली मैं कह रहा हूं कि सोशल और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा नहीं है यहाँ पे। रोड्स, सैनिटेशन, इलेक्ट्रिसिटी, हेल्थ केयर, ऑल दीज फैसिलिटीज विच आर सॉट आफ्टर बाय पीपल, ये फैसिलिटीज वहां पर बहुत अच्छी अवेलेबल नहीं है। तो मैंने क्या किया है कि लोअर गंगा वैली रीजन के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो वहां के लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं, उनके लिए डिसएडवांटेजेस हैं, वो फैक्टर्स मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिए। एंड इफ यू लुक एट दी प्रायोरिटी ऑर्डर, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आपके पास सिर्फ 60 वर्ड हैं और आपको ये डिसाइड करना है कि कौन से फैक्टर्स आप यहां पर मेंशन करेंगे, क्योंकि आपके पास बहुत कम वर्ड्स हैं लिखने के लिए। तो यहां पर प्रायोरिटी लेवल आपको ध्यान में रख के आंसर लिखना पड़ेगा। सबसे पहले आपने इनकम्स की बात कर दी कि सबसे बड़ा रीजन क्या है कि वहां पर इनकम अच्छी नहीं है, बहुत लो इनकम है। उसके बाद जॉब नहीं मिल रही है, इसके बाद फ्लडिंग का खतरा है और डिजीजेस का खतरा है, यानी डिजास्टर भी है वहां पर, डिजास्टर प्रोन एरिया भी है और आपकी हेल्थ भी वहां पर खतरे में है। एंड फाइनली योर फिजिकल एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर इज नॉट एडिक्वेट, राइट? सो दिस काइंड ऑफ एन आंसर इज गोइंग टू फेच यू 3 और 4 मार्क्स डेफिनेटली आउट ऑफ मैक्सिमम 4, राइट? आगे बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। Second question is related to the topic of aspects of the physical geography of India, and this is part of the unit second, sub unit 2, again the geography subject for the GS paper 1. क्वेश्चन देखिए हमसे क्या कह रहा है, डिस्कस द इम्पैक्ट्स ऑफ शिफ्ट इन माइक्रोक्लाइमेटिक जोन्स इन इंडिया। इंडिया के अंदर जो माइक्रो क्लाइमेटिक जोन्स हैं, इंडिया के अंदर वो जो रीजन्स हैं, जोग्राफिकल एरियाज जिनका सिमिलर काइंड ऑफ क्लाइमेट है, सिमिलर काइंड ऑफ वेरिएबल्स है रेनफॉल के अंदर, टेम्परेचर के अंदर, उनके रीजन्स में जो शिफ्ट आ रहा है उसके इम्पैक्ट्स क्या होंगे। सो क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना पहले यहाँ पर जरूरी है। वी हैव टू डिस्कस, वी हैव टू लिस्ट डाउन all the impacts of shifting in microclimatic zones in India. So first of all, in the introduction itself, जो आप अपने क्वेश्चन का स्टार्ट करेंगे, आपके पास 120 वर्ड्स हैं एंड therefore in the introduction itself you will first of all define the microclimatic zones. क्या मतलब होता है microclimatic zones का? बहुत सेफ तरीका है डेफिनेशन से अपना आंसर स्टार्ट करना। तो मैंने यहाँ पर माइक्रोक्लाइमेट्स की डेफिनेशन बताई कि इट इज डिफाइंड बाय मॉइस्चर, टेम्परेचर, विंड्स ऑफ द एटमॉस्फेयर नियर द ग्राउंड, वेजिटेशन, सॉइल, लैटिट्यूड, एलिवेशन एंड सीजन, राइट? सो ऑल दीज डिफरेंट एटमॉस्फेरिक फैक्टर्स दे कम इन टुगेदर टू फॉर्म द माइक्रोक्लाइमेट ऑफ अ रीजन। इसके बाद एग्जाम्पल भी आप अगर यहां पर देंगे तो वो ज्यादा आपके आंसर को सपोर्ट करता है। इन जियोग्राफी, इन डिजास्टर मैनेजमेंट एंड इवन इन इकोनॉमी, अगर आप अपने आंसर्स के अंदर एग्जांपल्स देते हो, डेफिनेशन लिखने के बाद एग्जांपल्स देते हो, अपना आर्गुमेंट देने के बाद एग्जांपल देते हो, तो वो बहुत ज्यादा आपके आंसर को सपोर्ट कर रहा है। मैंने यहां पर जैसे एग्जांपल दिया है, फॉर एवरी 2 डिग्री सेल्सियस राइज इन एनुअल मीन टेम्परेचर, एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी इज रिड्यूस्ड बाय 15 to 20%, राइट? तो उसके बाद मैंने माइक्रो क्लाइमेटिक जोन्स की जो शिफ्टिंग हो रही है उसका मैंने यही एग्जांपल दे दिया कि जो शिफ्ट हुआ इसकी वजह से क्या नुकसान हमें देखने को मिल सकते हैं एंड सम रीजंस बिहाइंड द शिफ्ट इन माइक्रो क्लाइमेटिक जोन्स, वो रीजंस भी मैंने यहां पर मेंशन कर दिए हैं। यहां पर रीजंस नहीं पूछे गए थे, अगर क्वेश्चन आप ध्यान से देखोगे, डिस्कस द इंपैक्ट, सिर्फ हमसे इंपैक्ट्स के बारे में पूछा गया है, बट बिकॉज दिस इज एन 8 मार्कर क्वेश्चन तो हमें यहां पर थोड़ा सा रीजंस के बारे में भी बात कर लेनी चाहिए। और मैंने कह दिया कि लैंड यूज पैटर्न में चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन हो रही है, जो हमारे ह्यूमंस है वो इंक्रोचमेंट कर रहे हैं फॉरेस्ट्स के ऊपर, मैंग्रोव्स के ऊपर, वेटलैंड्स के ऊपर, एंड दैट इज व्हाई दीज माइक्रो क्लाइमेट्स दे आर शिफ्टिंग। इंपैक्ट्स की बात करते हैं, सारे इंपैक्ट्स को मैं पॉइंट वाइज यहां पर लिस्ट कर दूंगा कि जो हमारे एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हैं, हैवी रेनफॉल होना, ड्रॉट्स आना, जो साइक्लोन्स आना, ऐसे जो क्लाइमेटिक डिजास्टर्स हैं उनके आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाती है। सो फ्रीक्वेंसी विल इंक्रीज, देयर इंटेंसिटी विल इंक्रीज एंड देयर अनप्रेडिक्टेबिलिटी विल आल्सो इंक्रीज। और इसको मैं अपने डेटा से सपोर्ट कर रहा हूं कि वाइल इंडिया एक्सपीरियंस्ड 250 extreme climate events between 70 and 2005, it recorded 310 such events in the last 15 years. So जितने हमारे extreme climatic events हमें 1970 से 2005 35 years में देखने को मिले हैं, उससे ज्यादा events हमें last 15 years में देखने को मिले हैं, 2005 से लेकर 2020 तक। तो ये एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो हमें बता रही है कि माइक्रो क्लाइमेटिक जोन्स के शिफ्ट होने से डिजास्टर मैनेजमेंट की जो प्रॉब्लम है वो आने वाली है। नेक्स्ट अप, आई एम टॉकिंग अबाउट लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी।
प्रॉपर्टी का लॉस है, लाइवलीहुड का लॉस है, अपनी जो इंसानों की जान है उसका लॉस है, ह्यूमन लाइफ का लॉस हो रहा है। और इसी के साथ मैं एग्जांपल सब यहाँ पर जो है वो मेंशन कर रहा हूँ, दैट एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स रिजल्टिंग फ्रॉम क्लाइमेट चेंज लीड टू अबाउट 4,95,000 ह्यूमन डेथ्स अक्रॉस 99 टू 2018 एंड अबाउट यूएस डॉलर्स 3.54 ट्रिलियन डॉलर्स का लॉस हुआ है। तो दिस ऑल एग्जाम्पल इज टू support my argument that we will be having an economic loss, we will be having the loss of life, human life and property, as well as we are also going to see increase in the numbers of extreme climatic events. नेक्स्ट क्वेश्चन की डायरेक्ट डिमांड नहीं है, तो ये बॉक्स के अंदर एक ऑप्शनल इन्फॉर्मेशन है, अगर जो आप आंसर के अंदर देना चाहें तो दे सकते हैं, अदरवाइज यू कैन ऑल्सो स्किप दिस, क्योंकि ये क्वेश्चन की डिमांड नहीं है कि अगर माइक्रो क्लाइमेटिक जोन शिफ्ट हो रहे हैं, उनके डिजास्टर्स इंपैक्ट हो रहे हैं, उससे हमारी इकोनॉमी पे, हमारी ह्यूमन लाइफ पे नुकसान हो रहा है, तो किस तरीके से उसको मिटिगेट किया जा सकता है। सो देयर आर सम मेथड्स व्हिच आई हैव लिस्टेड डाउन हियर। ये आप फॉडर मटेरियल की तरह इसको यूज कर सकते हो कि एक क्लाइमेट रिस्क एटलस बनाई जाए, इंडिया के अलग अलग हिस्सों में क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी का क्या स्टेटस है उसको रिकॉर्ड किया जाए, सर्वेलांस सिस्टम होना चाहिए जो इन एक्सट्रीम क्लाइमेट इवेंट्स की फोरकास्ट कर सके, इनको इनकी वार्निंग दे सके, और इसके बाद ये जो फोरकास्ट आता है इसके बाद से हम रिस्क असेसमेंट कर सकें, अपनी पार्टिसिपेटरी मैनेजमेंट को यूज करके वी कैन इंक्रीज आवर रेजिलियंस टुवर्ड्स डिजास्टर। यू कैन ऑल्सो टॉक अबाउट लॉस, you can also talk about mainstream risk assessment, adaptive and resilient capacity to climate proof lives, ताकि हमारे लाइवलीहुड हैं, हमारी जो सोर्स ऑफ इनकम है, हम जिन एरियाज में रह रहे हैं, जिन नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर हम लोग डिपेंडेंट है, वो सभी जो रिसोर्सेज हैं वो इन क्लाइमेटिक जोन्स की शिफ्टिंग से इम्यून रहे, राइट। नेक्स्ट अप, इफ यू वांट यू कैन ऑल्सो गिव अ कंक्लूजन टू द आंसर, जहां पर मैंने बात कर दिया कि अकॉर्डिंग टू काउंसिल ऑफ एनर्जी, इंडिया इज ऑलरेडी द 5th मोस्ट वल्नरेबल कंट्री ग्लोबली इन टर्म्स ऑफ क्लाइमेट इवेंट्स। हम ऑलरेडी बहुत वल्नरेबल पोजिशन में हैं, और इसके कारण ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम माइक्रो क्लाइमेटिक जोन्स की जो शिफ्टिंग है उसको रिकॉर्ड कर लें। सो बेसिकली ऑन अ काइंड ऑफ अ पॉजिटिव नोट कि हम आगे अपने फ्यूचर को देखते हुए किस तरीके से माइक्रो क्लाइमेटिक जोन्स को स्टडी करेंगे, इसको मैंने यहां पर एंड कर दिया है। सो फॉर अबाउट 120 वर्ड्स दिस काइंड ऑफ एन आंसर यू कैन वेरी वेल डू इट, एंड आपको 8 मार्क्स जो है यहां पर अवॉर्ड होने जा रहे हैं। सो ऑलवेज मेक श्योर कि अगर आप 4 मार्क का आंसर लिख रहे हैं तो उसमें कहां और कितनी इंफॉर्मेशन आप देने जाएंगे, और अगर आप 8 मार्क का आंसर लिखते हैं तो हाउ डीप यू आर गोइंग इनटू द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द क्वेश्चन। एंड फाइनली कम्स दी 20 मार्कर क्वेश्चन। 20 मार्कर क्वेश्चन में आपको 400 वर्ड्स दिए गए, सो एक आपको ब्रीफ एसे लिखना है यहां पर दिए गए क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन भी जो आपके 20 मार्कर होंगे वो क्वेश्चंस बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होंगे, उन क्वेश्चंस के अंदर ऐसा हो सकता है कि 2 और 3 सब क्वेश्चंस ऑलरेडी इंक्लूडेड हों। जैसे यहाँ थर्ड क्वेश्चन में मैंने आपका डिजास्टर मैनेजमेंट का टॉपिक पिक किया है, कॉन्सेप्ट्स, डेफिनेशन, क्लासिफिकेशंस ऑफ डिजास्टर्स बोथ नेचुरल एंड मैन मेड। तो फर्स्ट जो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन हम डिजास्टर मैनेजमेंट का डिस्कस कर रहे हैं, दिस इज रिलेटेड टू अर्थक्वेक्स। क्वेश्चन सेज गिव एन अकाउंट ऑफ डिफरेंट सेस्मिक जोन्स इन इंडिया। वेरी इंपॉर्टेंट, इंडिया के जो डिफरेंट सेस्मिक जोन्स हैं, जोन 2 से लेके जोन 5 तक, ये सारे सेस्मिक जोन्स आपको मैप पर प्रैक्टिस करके बनाने आने चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि इंडिया का कौन सा हिस्सा जोन 5 में आता है, कौन सा हिस्सा जोन 4 में आता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड वी हैव सीन इन द प्रीवियस ईयर्स ऑफ हिमाचल कि आपको डिजास्टर मैनेजमेंट में कभी अर्थक्वेक, कभी फ्लड्स, कभी ड्रॉट्स, कभी फॉरेस्ट फायर से जुड़े हुए डायरेक्ट क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। आगे पूछा गया क्वेश्चन में ऑल्सो मेंशन द रीजंस and impact of the earthquake swarms experienced in the northern parts of the country in recent times. So basically this question is asking about 3 things. पहली चीज क्या है कि seismic zones इंडिया के कौन से हैं, right? This is part 1. Part 2 is reasons for the earthquake swarms, and part 3 is impact of the earthquake swarms. So all these 3 parts they have to be answered in this particular question in order to get your maximum marks. तो सबसे पहले हम बात करते हैं पार्ट 1 की, कि हमें डिफरेंट seismic zones के बारे में बताना है। तो मैंने इन्फॉर्मेशन दे दिया कि जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स है उसने पूरे इंडिया को अलग अलग सेस्मिक जोन्स के अंदर 4 सेस्मिक जोन्स, जोन 2 टू जोन 5 हमने डिमार्केट कर दिया है। और ये जो हमारे सेस्मिक जोन्स हैं इसमें अबाउट 59% ऑफ टोटल इंडियाज एरिया इज अंडर थ्रेट ऑफ मॉडरेट टू सिवियर सेस्मिक हैजर्ड। इसके बाद मैप आपको बनाना पड़ेगा, हैंड ड्रॉन मैप आपका होगा, वहां पर एक्यूरेटली आपको बस इतना ध्यान रखना है कि वो एरियाज आप शो कर दें जो जोन 5 या जोन 4 में आते हैं। हियर यू विल मेक श्योर दैट नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया इंटायरली इट कम्स इनटू जोन 5, द हाईएस्ट रिस्की जोन। जो आपका कच्छ का रीजन है, आपके जो कश्मीर वैली और उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के जो एरियाज हैं ये आपको दिखाने हैं। इसके बाद जोन 4 की बात आती है, तो ये जो पूरी आपकी गंगा इंडस वैली है, this entire area south of Himalayas, this has to be seen in the zone 4, and similarly areas in the western border and the western coast, इसको आप zone 3 के अंदर शो करेंगे। रिमेनिंग जो हमारा सेंट्रल इंडिया का एरिया है,
दिस एरिया विल बी जोन 2, दैट इज द लीस्ट रिस्की एरिया। यहां पर एक एक करके जो आपके चारों जोन्स हैं उनके बारे में मैंने यहां पर इंफॉर्मेशन दे दिया। जोन 2 इज लो इंटेंसिटी, हाउ मच एरिया इट कवर्स एंड विच एरिया इज इट कवरिंग, पेनिनसुलर रीजन और कर्नाटका प्लेटू कवर कर रहा है। जोन 3 मॉडरेट इंटेंसिटी है, मोस्ट ऑफ द इंडियन स्टेट्स राइट फ्रॉम केरला, गोवा, लक्षद्वीप आइलैंड्स, ईस्टर्न साइड, ओडिशा हम बात कर रहे हैं, आंध्र प्रदेश की बात कर रहे हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ऑल दीज मेजर स्टेट्स दे आर पार्ट ऑफ द जोन 3 मॉडरेट इंटेंसिटी। जोन 4 आता है सीवियर इंटेंसिटी का। इस जोन में हमारा जो नॉर्दर्न रीजन है, पंजाब, हरियाणा, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, हिमाचल प्रदेश के जो बड़े हिस्से हैं वो आपके जोन 4 में आते हैं, ये आप यहाँ पर शो करेंगे, जोन 5 शो करेंगे। सो इंटायर फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू और 4 सेस्मिक जोन्स को आपको यहाँ पर देनी पड़ेगी। इसके बाद जोन 5 के बारे में आप बताएंगे कि सबसे एक्टिव जोन है, यहां पर आपकी सबसे ज्यादा रिस्क है अर्थक्वेक्स आने का। नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, वहां पर आपको मॉडरेट टू लार्ज अर्थक्वेक्स फ्रीक्वेंटली देखने को मिलते रहते हैं। एंड कुछ रिसेंट अर्थक्वेक्स जो रिसेंट पास्ट में हुए हैं, चाहे हम कश्मीर अर्थक्वेक की बात करें, कच्छ अर्थक्वेक की बात करें, दरभंगा और अररिया जो बिहार के रीजन से उन अर्थक्वेक्स की बात करें, कुछ रिसेंट एग्जांपल्स अगर आपके पास हैं कुछ मेजर अर्थक्वेक्स के, तो वो आप यहां पर मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद हम जंप करेंगे ऑन द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन विच इज अबाउट अर्थक्वेक फॉर्म्स। एक लाइन में डेफिनेशन दे दिया मैंने अर्थक्वेक फॉर्म्स का। अर्थक्वेक फॉर्म्स का मतलब क्या है कि किसी भी टेक्टोनिकली एक्टिव रीजन में, यानी कि इंडिया के अगर मैं जोन 5 और जोन 4 की बात करूं, स्मॉल मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक्स, बहुत सारे छोटे छोटे शॉक्स हम लोगों को कई बार एक्सपीरियंस होते हैं जिनको हम बोल रहे हैं अर्थक्वेक फॉर्म्स। तो डेफिनेशन बहुत ही ध्यान से सारे कीवर्ड्स इंक्लूड करते हुए आपको लिखनी होगी। दैट अर्थक्वेक फॉर्म्स दे आर अ सीरीज ऑफ लो मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक्स, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक्स नहीं होते हैं, लो मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक्स होते हैं और उनकी सीरीज होती है। देयर इज नॉट वन सिंगल शॉक ऑफ अर्थक्वेक फॉर्म्स, देयर आर मल्टीपल शॉक्स ओवर अ पीरियड ऑफ अ फ्यू डेज और अ फ्यू आवर्स और अ फ्यू वीक्स इवन, और इन शॉक्स को हम मिला करके बोल रहे हैं कि अर्थक्वेक फॉर्म्स है, राइट। सो दीज आर लो मैग्नीट्यूड शॉक्स occurring in a small localized region ओवर अ पीरियड ऑफ डेज, वीक्स और इवन मंथ्स, यानी कि बहुत लंबे टाइम पीरियड में छोटे छोटे जो है शॉक्स हमें देखने को मिलते हैं, वो हमारा अर्थक्वेक फॉर्म्स होगा, राइट। कॉजेज क्या है, तो कॉजेज आप जो सिंपल हमने ज्योग्राफी के अंदर कॉजेज पढ़े अर्थक्वेक आने के, वो कॉजेज आप बताएंगे कि जब भी सेस्मिक एनर्जी अर्थ के अंदर स्टोर होती है एंड देन इट गेट्स रिलीज्ड इन फॉर्म ऑफ स्मॉल शॉक्स, तो वो आपको अर्थक्वेक फॉर्म्स की तरह दिखता है। वोल्केनिक एरियाज में हाइड्रोथर्मल वेंट्स जहां पर लोकेटेड है, जो कि हिमाचल प्रदेश में हमें पता है कि जो हमारी पूरी पार्वती वैली है, इसके साथ हमारी लाहौल स्पीति और चंबा के रीजन के अंदर देयर आर वेरियस प्लेसेस विच आर हाइड्रोथर्मली एक्टिव, वहां पर आपकी जो हॉट वाटर स्प्रिंग्स एंड गीजर्स हमें देखने को मिलते हैं। सो कई बार इस स्टीम और टेम्परेचर की वजह से भी वी कैन सी अर्थक्वेक फॉर्म्स इन हिमाचल रीजन, राइट। आगे बढ़ेंगे, हम गुजरात और कोयना की बात करेंगे। महाराष्ट्र में कोयना रीजन वेयर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ डैम रिजल्टेड इनटू सीवियर अर्थ शॉक्स, इनकी हम लोग बात करेंगे। सौराष्ट्र गुजरात में हमें लो इंटेंसिटी क्वेक्स देखने को मिलते हैं। देन देयरफॉर रामपुर area of Himachal Pradesh, the earthquake swarms was later attributed to low strength of earth's crust in the area which could not hold the tectonic energy, कि रामपुर एरिया जो है हिमाचल प्रदेश का, यहां पर भी हमें earthquake swarms रिसेंटली देखने को मिले कुछ टाइम पर। और ऐसे अगर कुछ और केसेस हैं जो करंट अफेयर से आप पिक कर सकते हैं, तो वो भी आप यहां पर जो है मेंशन करेंगे, बिकॉज ज्योग्राफी के क्वेश्चंस के अंदर जितना ज्यादा फॉर्डर आप करंट से लेकर आएंगे उतना ज्यादा आपके क्वेश्चन को वेटेज मिलती है। एंड फाइनली यू विल टॉक अबाउट द इंपैक्ट्स ऑफ दीज फॉर्म्स, कि इंपैक्ट्स क्या हो सकता है, कि जब अर्थक्वेक सॉन्ग किसी एक रीजन में आ रहे हैं तो इसके दो मतलब हो सकते हैं। पहली चीज क्या है, दैट अ मेजर अर्थक्वेक कैन बी देयर इन द फ्यूचर, कि फ्यूचर में लोगों को अवेयर रहना चाहिए, लोगों को सावधान रहना चाहिए कि ऐसा कोई मेजर अर्थक्वेक जिसका रिक्टर स्केल पे 6 या 6 से ज्यादा मैग्नीट्यूड हो, वो हमें देखने को मिल सकता है। सो वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर सर्टेन अर्थक्वेक्स। देन अकूस्टिक और साउंड की जो एनर्जी है वो रिलीज होती है, तो समटाइम्स इट में रिजल्ट इनटू डिस्टर्बेंस फॉर वाइल्ड लाइफ और फॉर डोमेस्टिक कैटल और फॉर इवन ह्यूमंस हु आर ऑफ एल्डरली एज और वेरी यंग एज। अर्थक्वेक फॉर्म्स में यूजुअली सेस्मिकली स्टेबल एरिया के अंदर जो है अगर हमें देखने को मिल रहा है, तो इसका मतलब है कि जो अर्थ के नीचे कोई कोलैप्स हो सकता है। अगर बिल्डिंग्स में हमें अर्थक्वेक फॉर्म्स देखने को मिल रहे हैं, तो अगर पुरानी बिल्डिंग्स हैं तो उनको हमें जो है अबैंडन कर देना चाहिए। सो दीज काइंड्स ऑफ इंपैक्ट यू हैव टू जो है मेंशन हियर। देन it can lead to disruption of geohydrological systems, whatever underground aquifers are there, whatever underground storage tanks, basements, infrastructure is there, pipelines, power lines and communication lines, they can be damaged because of these series of earthquakes, क्योंकि ये earthquakes अपने आप में बहुत strong नहीं होते हैं, लेकिन इनके नंबर बहुत ज्यादा होते हैं। There are repeated shocks and this may lead to certain kind of damage to the underground infrastructure. Next हम ये भी बोलेंगे कि these low magnitude swarms in tectonically active regions can also be a good news, कि इसका ये मतलब है कि जो energy
स्टोर हो रही है अर्थ के अंदर वो पीरियोडिकली रिलीज हो रही है, और आपका मेजर अर्थक्वेक जो आ सकता था वो अवर्ट हो रहा है, वो टल रहा है, पोस्टपोन हो रहा है. सो एक तरीके से वी आर गिविंग बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंपैक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक स्टॉर्म्स, राइट. सो इन एनी काइंड ऑफ ज्योग्राफिकल फैक्चुअल आंसर आपको ध्यान रखना होता है कि जो भी आप पॉइंट्स लिख रहे हैं, सबसे पहले अगर आप रीजंस बता रहे हैं, कॉजेस बता रहे हैं, तो वो आप एग्जांपल्स के साथ उसको सपोर्ट करिए. और अगर आप इंपैक्ट बता रहे हैं किसी भी फिनोमिना का, देन ऑल्सो यू मस्ट हैव योर एग्जांपल्स, राइट. और एग्जांपल्स, डायग्राम्स एंड चार्ट्स अगर आप आंसर्स के अंदर बना सकते हैं ज्योग्राफी और डीएम के अंदर, इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल एंड इट विल फेच यू वेरी ग्रेट मार्क्स, राइट. सो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा ये प्रयास मेंस आंसर राइटिंग का लेक्चर नंबर 2 यहां पर कंक्लूड होता है. और इसी तरीके से हम आपके साथ GS1, GS2, GS3 तीनों GS पेपर्स के 3 क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करते रहेंगे एवरी इवनिंग 4 PM ऑन एडुटैप हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज यूट्यूब चैनल. तब तक के लिए कीप ऑन लर्निंग, कीप ऑन ग्रोइंग. जय हिंद एंड जय भारत.